हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज़ बेसिकली अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की मोशन जो होती है वो 2 डायमेंशन में हो सकती है या 3 डायमेंशन में हो सकती है या सिंगल डायमेंशन में हो सकती है। हम लेते हैं सबसे पहले मोशन इन 1D। 1D का मतलब है 1 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम मोशन को समझते हैं कि मोशन क्या होती है। इनफैक्ट मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन का कोई कंपार्टमेंट है, बॉगी है। इसमें 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं। इसमें 2 पैसेंजर बैठे हैं, ये राम और ये श्याम। इसका नाम राम है और इसका नाम मान लीजिए श्याम है। यहाँ पे एक पर्सन है जो इनको छोड़ने के लिए आया हुआ है, इसका नाम मान लीजिए मोहन है। अगर ये मोहन है, उठा के बोल दे रिकॉर्डिंग में कोई भी। ये राम, ये श्याम, ये मोहन। अगर मान लीजिए ट्रेन स्टार्ट होती है यहाँ नांदेड़ से दिल्ली के लिए, तो अगर हम राम से पूछे जब ट्रेन चलने लगी कि भाई श्याम रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो श्याम किस पे होगा? राम के लिए हमेशा रेस्ट पर होगा, क्योंकि हमेशा उसके सामने बैठा हुआ है। परंतु मोहन के लिए जब ट्रेन चलने लगेगी तो श्याम किस में होगा? मोशन में। जबकि राम के लिए श्याम किस पे है? रेस्ट पर है। तो बेसिकली मोशन इज़ अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमेना। इसका मतलब समझिए, एक बॉडी जो है एक पर्सन के लिए रेस्ट में हो सकती है और दूसरे पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है। जैसे कि ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं आमने सामने, वो कितनी भी दूरी तक ट्रेन जाए हमेशा एक दूसरे के लिए किस पे रहेंगे बच्चों? रेस्ट पे रहेंगे। परंतु जो पर्सन ज़मीन पे खड़ा हुआ है उसके लिए क्या होगा? दोनों ही आदमी मोशन में होंगे। सो मोशन इज़ अ फ्रेम डिपेंडेंट फिनोमेना। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इफ़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजिंग विद टाइम इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन दिस इज कॉल्ड द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर एक पर्सन के लिए, फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके लिए वो बॉडी किस में होगी? मोशन में होगी। जैसे शाम को अगर हम कंसिडर करें, राम के लिए ये रेस्ट पर रहेगा क्योंकि भाई नांदेड़ में भी इसके सामने बैठा है और दिल्ली तक इसके सामने ही बैठा रहेगा इसके सिर पर, तो ये क्या है? राम के लिए रेस्ट पर है। परंतु मोहन के लिए श्याम किस में है? मोशन में है। तो इसे हम लिख सकते हैं मोशन इज फ्रेम डिपेंडेंट। कॉपी करिए आप इस फोटो को जब तक। तो बच्चों ये हो गया अपना मोशन का फिनोमेना, यानी पोजीशन इज चेंजिंग विद द टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। तो यानी जैसा ऐसा मानो कि अगर आप एक जॉगिंग ट्रैक पे जॉगिंग करने जाते हैं सुबह, आपका दोस्त आपके साथ दौड़ लगा रहा है, तो आपका दोस्त आपके बाजू में है, वो किस में है? रेस्ट में है। पर जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बुढ़ा आदमी है, वो बैठा है बेंच पर, तो उसके लिए आप दोनों किस में होंगे? जॉगिंग स्टेट में, यानी कि मोशन में होंगे। राइट? तो आप लिख भी सकते हैं इसको, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम in a given reference frame, then body is called in motion. ओके बच्चों, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये मोशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी होती है वो है बच्चों डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है बेसिकली? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड, लेंथ है ना, थोड़ा सा एक करेक्शन करो, LENGTH, इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए एक बॉडी अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है इस तरह से, तो ये जो टोटल लेंथ है पाथ की, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी एम के सिस्टम में? मीटर्स। और डायमेंशन क्या है? M0 L1 T0। ओके, कॉपी करिए इसको। शोभा एक कपड़ा देना। अब हम नेक्स्ट लेंगे डिस्प्लेसमेंट। So total length of the path is known as a distance and it's a scalar quantity, right? Unit is meters. What is the displacement? The linear distance between initial and final position is called displacement। जैसे कि अगर हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, A से B तक बॉडी गई तो ये टोटल लेंथ जो हुई वो क्या हुई बच्चों? डिस्टेंस। अगर हम इसको एक लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो डिस्टेंस हुई AB वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। AB इज द डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी बच्चों? मीटर। ओके, तो ये स्केलर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है। देखिए इसको कॉपी करिए। 1 मिनट आपके लिए बच्चों। अब इसमें एक मैं आपको एग्जाम्पल और अपना अनुभव बताता हूँ। बेटा मैं आज से करीब 3 साल पहले यहाँ नांदेड़ शहर में आया था। एक बार मुझे नांदेड़ से दिल्ली जाना था, राइट। तो मैंने ट्रेन का टिकट बुक कराया। ट्रेन के टिकट पे लिखा था कि नांदेड़ से दिल्ली जो है वो 1250 किलोमीटर है। सपोज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मान लीजिए 1250 किलोमीटर्स था। ओके,
जैसे ये नांदेड़ और यहाँ दिल्ली, ये जो डिस्टेंस था यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो ट्रेन से मैंने देखा ये डिस्टेंस लिखा हुआ था 1246 किलोमीटर। लगभग 1.5 साल पहले मैं नांदेड़ से दिल्ली ही गया, पर इस बार मैं गया एयर इंडिया की फ़्लाइट से। तो मैंने एयर डिस्टेंस चेक किया कि भाई एयर से जाते हैं तो नांदेड़ से दिल्ली कितना दूर है। तो उस पर लिखा हुआ था डिस्टेंस इज़ 1160 किलोमीटर, 1160 किलोमीटर। सो इसका मतलब ये बताओ कि पहले मैं 3 साल पहले गया था और अभी फिर 1-2 साल पहले गया रिसेंटली। तो क्या इस इंटरवल में नांदेड़ दिल्ली के पास आ गया या दिल्ली नांदेड़ के पास चला गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ट्रेन जो हैं वो क्या करती हैं, जिगजैग ट्रैक्स को फॉलो करती हैं, राइट। यानी ट्रेन छुक छुक करके पहाड़ों से नदियों से घूमते हुए निकलती है। तो टोटल लेंथ जो बनती है उसको काउंट करते हैं हम डिस्टेंस में, इसलिए वो ज़्यादा थी। जबकि जो प्लेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा टेक ऑफ करते हैं एक जगह से, सीधा जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, फिर लैंडिंग करते हैं। तो वो कौन सा रूट फॉलो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लीनियर रूट। और ये ट्रेन्स क्या फॉलो करती हैं, या इनकी जो टोटल लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस को। दैट इज़ वाई द एयर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेस, एनी टू सिटी इज ऑलवेज लेसर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रोड और बाय द ट्रेन। इसलिए एयर की जो दूरियां हैं वो कम होती हैं। समझे बच्चों? कॉपी करिए, क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक सर्कल है, इसका रेडियस r ले लेते हैं, ये इसका सेंटर। एक बॉडी O पॉइंट से शुरू करती है और B पॉइंट पर जाकर रुक जाती है। तो ये बताओ इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। भाई टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होती है, टोटल लेंथ देखें तो टोटल होता है सर्कमफ्रेंस 2πr। A से B तक कितना हो गया, ये आधा, तो उसका हाफ कितना होगा 2πr/2, बोले तो πr। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्टेंस, यानी इनिशियल पॉइंट क्या है A, फाइनल पॉइंट क्या है B, इनको लाइन से मिला दीजिए। दिस इज R, दिस इज R, कितना हुआ R + R। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बेटा, 2R। दैट इज द लीनियर डिस्टेंस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये अपना एक स्क्वायर है, इसकी हर साइड A है। एक बॉडी A से B जाती है, B से C जाती है और रुक गई यहाँ पर जाकर C पॉइंट पर। तो अभी बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो A से B तक कितना, स्मॉल a, B से C तक स्मॉल a + A, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2a। अब रही बात हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो वो क्या होगी, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दीजिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बच्चों। परपेंडिकुलर है, बेस भी है, तो हाइपोटेनियस √2a, क्योंकि पता है ना तुम्हें h² क्या होता है, p² + b²। तो यानी h² इज 2a², यहाँ से h कितना मिला, √2a। ओके, कॉपी करिए। डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास √2a। That's the answer.
ठीक है, इसको मिटाया जाए। अब देखो आगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोज पाथ का। क्लोज पाथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बॉडी है, एक सर्कल में घूमती है, ये ए पॉइंट से इसने शुरुआत की और ये पूरा घूमते हुए वापस ए पॉइंट पर आ गई, मतलब डायगोनली अपोजिट पॉइंट बी को भी पार कर गई, फिर से ए पर आ गई यहाँ पर। तो अभी बताओ कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, बताइए। तो पूरी सरकमफ्रेंस इसने ट्रैवल की, दैट इज़ हाउ मच बेटा, 2πr। सेकेंड, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, तो जहाँ से चली थी बॉडी वहीं पर आकर रुक गई। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, यानी दोनों एक ही जगह पर हैं। क्या कोई लीनियर डिस्टेंस होगा उनके बीच में, नेवर। यानी वो कितना हो गया, 0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। यानी इन अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 0। कॉपी करिए यहाँ तक। तो वहाँ पड़ा हुआ है, पीढ़ी लाते हैं, तो सवाल डाल के कर लो। कॉपी करो बेटा आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। अब जैसे देखो एग्ज़ाम्पल 4, एग्ज़ाम्पल की जगह पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं मेरे हिसाब से अगले टॉपिक को। स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी in unit time is called speed। यानी यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस चलती है उसको कहते हैं स्पीड। जैसे ये मान लीजिए अगर कोई कार 60 किलोमीटर चलती है कितने टाइम में, 2 आवर्स में, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/2, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। कॉपी करिए इसको, दिस इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। यूनिट क्या है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, L/-1। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए। स्पीड की 3 टाइप्स होती हैं। टाइप्स डिस्कस करते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं हमसे। टाइप्स, नंबर 1 पहला जनरल स्पीड, दिस इज सिंपली नोन एज डिस्टेंस ओवर टाइम। सेकेंड एवरेज स्पीड, that is total distance upon total time। तीसरी टाइप होती है इसकी
इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज dx अपॉन dt। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर मैं समझाता हूँ कि कौन सी कब डिफाइन होती है। देखो बच्चों, जनरल स्पीड का मतलब क्या है? जनरल स्पीड बोले तो मॉडरेट टाइम इंटरवल के लिए, जैसे कि लगभग 1 घंटा 2 घंटा इस टाइप का। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। एक बॉडी को हमने जैसे मान लीजिए धक्का मारा, ये जाती है यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। तो ये हो गया अपना जनरल स्पीड। कितना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अबाउट अ मॉडरेट टाइम इंटरवल, यानी जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होते और बहुत कम नहीं होते, उसको कहते हैं मॉडरेट लिमिट। वहाँ पे जनरल स्पीड डिफाइन की जाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? दिस इज डिफाइंड फॉर अ लॉन्ग इंटरवल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट होती है नांदेड़ से शाम को 6 बजे, या कोई बस स्टार्ट होती है और मुंबई पहुँचती है सुबह 6 बजे, तो उसको कितना घंटे लगे? 12 घंटे लगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी बस है, ये शाम को 6 बजे चली नांदेड़ से और 6 बजे सुबह पहुंचती है कहाँ पर? मुंबई। तो टाइम कितना लगा इसको? 12 आवर्स। डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड डिफाइन होती है। ये जो सिंबल है ये कहता है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब है एवरेज। तो इसमें हम क्या काउंट करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि बीच में क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि बस वाले ने बस को तेज़ चलाया या ढाबे पे रोका या चाय पीने के लिए रोका या और किसी कारण से रोका। हमें ये देखना है कहाँ से चली और कहाँ पहुँची। टोटल लॉन्ग इंटरवल वो कितना है? जैसे यहाँ 600। टाइम कितना लगा? अगर 6 PM पे चलती है बस और 6 AM पे पहुँचती है मुंबई, कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। आप बस वाले से कहोगे कि भैया तुम्हारी एवरेज स्पीड तो बहुत कम है, तो वो कहेगा साहब मैंने तो गाड़ी बहुत तेज़ चलाई थी रात को। पर एक्चुअली एवरेज कम क्यों आया? क्योंकि वो रात को बीच में रुका भी था, उसने गाड़ी को ढाबे पे भी रोका, रेस्टोरेंट पे भी रोका, चाय के लिए भी रोका। उस वजह से जो इंटरमीडिएट ब्रेकअप्स थे वहाँ पे टाइम का वेस्टेज हुआ। तो एवरेज में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप बीच में क्या कर रहे हो, कहाँ से चले कहाँ पे पहुँचे, वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगा। तो दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यहाँ टाइम क्या होता है? इंटरवल बड़ा होता है। इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल या एट गिवन इंस्टेंट। आपकी स्कूटर, स्कूटी, बाइक या जो कार है उसका जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है अपने को? इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी आप उसको देखेंगे तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड आ रही है, आपने देखा बहुत कम समय लगा आपको मीटर देखने में, उतने dt समय में अगर आपकी कार का पहिया dx आगे चला बहुत छोटा टाइम, तो वो स्पीड जो है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस इंस्टेंट की स्पीड कहा जाता है उसको। कॉपी कर लीजिए इसको बच्चों। So 3 times general speed is for the moderate distance, moderate time. Average is for long distance and long time, right? और इंस्टेंटेनियस का मतलब एट दैट इंस्टेंट, छोटे टाइम dt में छोटा डिस्टेंस dx कवर हुआ, तो जो रेशियो है वो क्या हुआ हमारा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ये एवरेज का एग्जाम्पल है, नांदेड़ से मुंबई 600 किलोमीटर, बस चली 6 बजे, सुबह पहुंची 6 बजे, 12 घंटे लिए बस ने।
तो एवरेज क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 600 किलोमीटर 12 घंटे में, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से वेलोसिटी होती है। नंबर 2, वेलोसिटी, displacement of a body in unit time is called, what it is called, velocity. Velocity is a वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में। इन जनरल इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। कॉपी करिए इसको। यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, सेम जो स्पीड की होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो भी एक लेंथ है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1। ओके, कॉपी दिस। बेटा वेलोसिटी की भी 3 टाइप होती हैं, टाइप्स। पहला जनरल वेलोसिटी। जनरल का मतलब जब इंटरवल बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होता। दिस इज लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा जो टाइप है वेलोसिटी का, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप समझ जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। ये बोले तो एवरेज हो ही गया, मोर और लेस। वेक्टर लगाने का मतलब ये वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। थर्ड इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज दैट, dx अपॉन dt, जो हम निकाल चुके हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं ना, दैट इज लाइक द इंस्टेंटेनियस एट अ गिवन इंस्टेंट। कॉपी करिए। अब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैं आपको 5 सवाल देता हूं और एक 5 मिनट में आप कोशिश करें, पहले आप कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, स्टार लगा के रिमार्क लगाइएगा, इम्पॉर्टेंट। इन अ क्लोज्ड पाथ एवरेज स्पीड इज 0 but average speed is non-zero but average velocity is 0। ऐसा क्यों, देखिए, अगर हम एक बॉडी को कंसीडर करें जो A पॉइंट से चल रही है, R रेडियस के सर्कल में घूमती है,
ये इसका डायमीटर हो गया बी पॉइंट तक, ये ए से चली, बी पे आई, क्रॉस कर गई और फिर वापस ए पर आ गई। तो अब ये बताओ, अगर इसको टी टाइम लगता है, मान लीजिए ए से चलने के बाद पूरा घूमने में इसको टी टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? यहाँ भी स्केलर का मतलब है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2πr, टाइम इज t। बट डू यू नो एवरेज वेलोसिटी इज हाउ मच? जहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, बॉडी वहीं पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0/t। क्या मिला? 0। इसका मतलब क्लोज्ड पाथ में एवरेज स्पीड तो नॉन जीरो होती है, परंतु एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? 0 होती है। कॉपी करिए इसको। अब हम थोड़े से 4 सवाल लेंगे, उसके बाद में एक्सेलरेशन और न्यूटन्स इक्वेशन वगैरह हम कल के लेक्चर में लेंगे। पहले इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, आप सॉल्व करेंगे। आप नहीं कर पाए तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन 1, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी हर साइड ए है। एक बॉडी ने ए से चलना शुरू किया, बी पर गई, सी पर गई और डी पर आकर रुक गई। ओके, टाइम लगा इसको मान लीजिए पूरे प्रोसेस में टी। तो आप निकाल के बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हियर इज वन हेक्सागन, each side of it is a body starts from point A going to B, then to C and finally stops at D. So the time taken by the body is suppose T. Then can you tell me average speed of the body and average velocity of the body? These 2 questions you solve. One more I am adding for you, which is very common question regarding distance displacement. Question 3, the ratio of distance over displacement is option A greater than equals to 1, less than equal to 1, C equal to 1, D none. One more let us take the ratio of velocity and speed is option A less than equal to 1, greater than equal to 1, C exactly equal to 1 and finally none. ये 4 क्वेश्चन है, थोड़ा आप ट्राई करिए। 5 मिनट में होल्ड रखता हूँ सवालों को, देखिए और सॉल्व करिए। कमान।
ओके बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर आप कहाँ चले गए 4 मिनट। बेटा आपकी मैडम ने चाय बनाई थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि चाय पी लो, इसलिए मैंने सोचा कि आपको 4 सवाल दे देता हूँ। हो गए 3 मिनट, अब मैं सॉल्व करता हूँ इनको। देखो ज़रा, बड़े ही आसान और प्यारे प्यारे सवाल हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, यहाँ से देखो ए कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने? 3a। टाइम कितना? t। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने आ रही है इनिशियल से फाइनल तक? ये कितना डिस्टेंस होगा? a। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस। सो दिस इज a अपॉन t। दैट्स द आंसर। अब हम लेंगे, ये फर्स्ट का आंसर हुआ अपना। अब हम आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं आपको। हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी समझिए बड़ी जोरदार। हेक्सागन की हर साइड सेम होती है, एंगल 120 होता है 2 साइड्स के बीच का। अगर हम इन सभी को जोड़ें, एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं, तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी इसमें एक हेक्सागन में 6 सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। बेटा ये हमारे आगे भी काम आएगा, ध्यान रखना। So hexagon, if we are going to attach the opposite vertices, then we will get 6 regular triangles, equilateral triangles। तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये A, ये डिस्टेंस भी A, सारी साइड्स क्या होंगी? A। तो अब ज़रा समझिए इसका पहला आंसर। एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बोले तो A, क्योंकि ये D पे जाके रुक गया था। कितना डिस्टेंस हो गया? 3a। टाइम कितना लगा? t। ये हमारा आंसर। अगर हमसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर, तो मैं क्या करूँगा? अब डिस्प्लेसमेंट देखूँगा, कहाँ से चलना शुरू किया था? a से, कहाँ पे रुका? d पर। ये टोटल डिस्टेंस डार्क लाइन जो है कितना? a प्लस a, सेंट्रल पॉइंट तक a है ना, a प्लस a कितना हुआ? 2a। टाइम कितना लगा? t। दैट्स दी आंसर। कॉपी करिए इसको पहले, फिर अगले के 2 लेते हैं, आगे वाले 2 सवाल। आखिरी 2 सवाल देखिए। इसको हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए एक बॉडी है, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है। कितना कवर किया इसने? फॉर एग्जांपल 8 मीटर्स। तो अभी इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने? 8, स्ट्रेट लाइन में। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ इसका? 8। यानी लीनियर, जब कोई बॉडी चलती है लीनियर मोशन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों दोनों सेम होती है। अगर मान लीजिए B से लेफ़्ट मुड़ जाती है, C पॉइंट तक 6 मीटर चलती है, तो अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। अब डिस्टेंस कितनी हो गई C तक? 8 + 6 14, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हाइपोटेनियस बन गया ना। तो जब आप इसको निकालोगे h कितना आएगा? 36 + 64, दैट इज़ 10 मीटर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अदरवाइज जहाँ भी थोड़ा सा भी पार्टिकल मुड़ गया तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। देखिए 14 है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 है। तो कौन ज़्यादा हुआ? डिस्टेंस ज़्यादा हुई, यानी डिस्टेंस आइदर ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दैट्स द आंसर। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मार्क करिए। एंड अगर आपसे उल्टा पूछे रेशियो में डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, देन दिस इज लेस देन 1। यानी ऐसा कह सकते हैं, क्या तो कहिए कि आप मुझसे छोटे हैं
या मैं कहूँ कि मैं आपसे बड़ा हूँ, बात एक ही है। तो डिस्टेंस बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के, या डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। सेकेंड से कॉपी करिए। अब बच्चों हमारा एक सवाल बचा हुआ है नंबर 4 वाला। कल हम एक्सेलरेशन और न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये 15 तारीख तक हम जो है फ्रिक्शन तक कवर करने वाले हैं, 15 अक्टूबर तक, ठीक है, जहाँ पे लगभग हमारा सिलेबस का 30% हिस्सा ख़त्म हो जाता है। ये देखिए 4th क्वेश्चन में क्या पूछा हमने आपसे, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में टाइम का डिवाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओवर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया बच्चों, स्पीड। ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1। और क्या कह सकते हैं हम, अगर रिवर्स बोलें तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। भाई डिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, तो स्पीड भी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से ज़्यादा होगी। तो आज हमने मोशन क्या है उसके बारे में पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। कल हम बच्चों एक्सेलरेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, और डायरेक्शन क्या होती है एक्सेलरेशन की। उसके बाद में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे न्यूटन की तीनों इक्वेशन निकाली जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार बच्चों। इसको देख लो ज़रा, 1 मिनट आपको देता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ।